हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है? नोज ब्लीडिंग। ओके, ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी नहीं लाता। ओके, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ये कॉमन इन चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रंस में कॉमनली देखा गया है। एज ग्रुप की बात करें अगर तो 0 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप में 56% और 6 to 10 ईयर्स या फिर 11 to 15 ईयर्स में 64। ओके, और ये जैसे मैंने बताया नोज ब्लीडिंग या फिर हैमरेज होता है, या तो यूनिलैटरल होता है या फिर बायलैटरल होता है। एक नोज से या फिर दोनों नोज से हो सकता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो one or two small vein in the nose erupt resulting condition is nosebleed और epistaxis। epistaxis में क्या होता है, एक या फिर दो स्मॉल वेन्स जो होते हैं वो इरप्ट हो जाते हैं। इरप्ट मतलब फूट जाना, बर्स्ट आउट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में नोज ब्लीडिंग होता है और इसे ही हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन है A hemorrhage from nose referred to as epistaxis। जो hemorrhage हो जाता है अगर नोज में तो जो epistaxis होता है, या फिर is caused by the rupture of tiny distended vessels in the mucous membrane of the any area of the nose। जो नोज के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स हैं या तो वो रप्चर हो जाते हैं या तो डिस्टेंडेड स्वेलिन हो जाते हैं प्रेशर के कारण से। इसके बहुत सारे कॉजेस देखेंगे। उसके कारण जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स में होता है, उसके कारण से नोज ब्लीडिंग देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो नोज का सेप्टम होता है, मतलब जहाँ पर दोनों साइड के जो नोज के पोर्शन है वहाँ पर मिलते हैं, जो जंक्शन हम बोल सकते हैं, जंक्शन होता है, वहाँ पर हाई रीच ब्लड सप्लाई होता है। जो 5 या फिर 4 या 5 4 और 5 ब्लड वेसल्स आकर के मिलते हैं, वहाँ पर एक प्लेक्सिस का फॉर्मेशन होता है। जैसे एंटीरियर में है तो किसल बैचेस प्लेक्सिस नाम दिया गया है। तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल है जहाँ पर आकर के मिलता है, वो जब बर्स्ट आउट हो जाता है तब नोज ब्लीडिंग देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसका ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम लोकल कॉजेस। फर्स्ट है फिंगर नेल और नोज प्रिकिंग। जो छोटे बच्चे नोज प्रिकिंग करते हैं, नाक में उंगली डालते हैं, नाखून डालते हैं, तो वो जब वहाँ पर को इंजरी कर देते हैं, इंजर्ड हो जाता है नोज, उसके कारण भी ब्लड वेसल्स बर्स्ट आउट होकर के ब्लड ब्लीडिंग देखने को मिलता है। या फिर कहीं पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण अगर नोज में इंजरी हो गया है तो डायरेक्टली अगर बॉल या फिर फीस्ट मतलब मुट्ठी से अगर कोई बच्चे जैसे खेलते हुए एक दूसरे को मार देते हैं, या फिर कोई लड़ाई झगड़े में अगर किसी ने अपने एक दूसरे के मतलब किसी ने किसी के नोज में मार दिया, तब ऐसा होता है। या फिर फ्रैक्चर या फिर नेजल इंजरी अगर हो गया है, ये भी एक्सीडेंट्स के कारण ही होता है। और फॉरेन बॉडी अगर कोई एस्पिरेट कर लिया है, जैसे छोटे छोटे अगर कोई मेडिसिन है नोज से अंदर चले गए हैं, या फिर कोई छोटे जो नोज के थ्रू अंदर चले जाएंगे तो ब्लड वेसल्स को इंजर्ड कर देंगे, तब ये होता है। और ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है नेजल डिप्थीरिया। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया इसका कॉजेस है। बैक्टीरिया के कारण ये इसमें नोज से जो है डिस्चार्ज होता है और ब्लीडिंग भी होती है उसके कारण। नेक्स्ट है नेजल स्प्रे अब्यूज़। अगर कोई पॉइजनस गैस या फिर कोई जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है ऐसा गैस होगा, वो हमारे नोज़ के थ्रू अगर कोई स्प्रे हो जाए या कोई कर दे उसके कारण। या फिर हॉट समर मंथ, जैसे अभी गर्मी आ गया है तो समर मंथ में क्या होता है, ड्राई हो जाता है हमारा बॉडी और एनवायरनमेंट भी। तो ड्राई और हॉट होने के कारण से भी
नोज़ में ब्लीडिंग होती है। और रेनाइटिस अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, और नेज़ोफेरेंजियल ट्यूमर अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन है, तो नेज़ल पॉलिप्स है, तो ड्रग एंटीकोएगुलेट अगर ड्रग ले रहे हैं कोई, तो क्योंकि ये जो ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें डायरेक्टली वर्क करता है, और जो क्लॉट होने का रहता है वो उसके अपोजिट में चलता है। एंटीकोगुलेंट क्लॉट होने नहीं देता ब्लड को। नेक्स्ट है अदर्स में देखेंगे ल्यूकेमिया, ब्लड इन्फेक्शन और ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, आरबीसी में इन्फेक्शन, इंजेक्शन ऑफ द एस्पिरिन जो मेडिसिन होती है एनसेड्स, उसका अगर कोई इंजेक्शन कर लिए हैं अंदर चला गया है, तो विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण, अगर नेफ्राइटिस है किसी पेशेंट को, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनीज़ में और किडनीज़ के जो सेल टिश्यूज़ हैं उसमें, सोलर रेडिएशन के अगर कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं कोई, तो एक्यूट इन्फेक्शन है जैसे साइनोसाइटिस या रेनाइटिस के कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है ना, तो उसके कारण ब्लीडिंग होने का कारण भी ये बन सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स का काउंट जो कम हो जाता है, हार्ट डिसीज़ है अगर पेशेंट को, और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज रहता है, और डेविएटेड नेजल सेप्टम में। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो ये टू टाइप पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे मैंने बताया था, अगर एंटीरियर नोज ब्लीडिंग है तो उसे किसिल बैचेस प्लेक्सिस बोलते हैं, और अगर पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग हो रही है, पोस्टीरियर के ब्लड वेसल्स अगर वहाँ पर रप्चर हो गए हैं, तो हम उसको वुडरफ प्लेक्सिस बोलेंगे। तो जो सबसे पहले केसल बैचेस प्लेक्सिस में देखेंगे, ये मोस्ट कॉमन होता है और एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग होती है, और ये कॉमनली ट्रॉमा के कारण हो सकता है या फिर नोज ब्रेकिंग के कारण हो सकता है। ओके, और ये सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में देखा गया है, और मोस्टली फ्रॉम द लिटिल्स एरिया पार्ट जो होता है, इसी एरिया को लिटिल एरिया पार्ट बोलते हैं, नोज के एंटीरियर पार्ट को, वहीं पर के वॉल से जो ब्लीडिंग होती है उसमें। और ये माइल्ड होता है, मतलब ज़्यादा सीवियर नहीं है, और इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं लोकल प्रेशर दे करके या फिर एंटीरियर पैक करके। ओके, और जो नेक्स्ट वुडरफ प्लेक्सिस है वो यूजुअली सीन होता है एल्डरली पीपल्स पे, जो ओल्ड एज वाले हैं 40+ हैं उन पे देखा गया है, और ये लेस कॉमन है वैसे, और एसोसिएट विद हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हो सकता है जिनका ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत हाई रहता है, या फिर नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं वो थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल और फैट का डिपोजिशन हो जाता है उसके जैसे ब्लड वेसल्स है उसके वॉल में। ओके, तो वो बिल्ड अप हो जाते हैं और वो प्लग का फॉर्मेशन करता है, तो इस कंडीशंस में हो सकता है ब्लीडिंग, और ये 40 इयर्स के बाद देखा जाता है, और ये सीवियर कंडीशन होता है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। फर्स्ट है रिकरेंट एपिस्टेक्सिस। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस में क्या होता है, ये सीजनल हो सकता है, हॉट और ड्राई सीजन में, और ये एपिसोड वाइज होता है, मतलब 2-3 दिन के बाद या 2-3 दिन के बाद, ऐसे कुछ गैप्स में, इंटरवल्स में आता है, और ये लेस टाइम के लिए रहता है, 5 to 10 मिनट्स के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट एपिस्टेक्सिस। कांस्टेंट एपिस्टेक्सिस में क्या रहता है, 45 मिनट तक के कांस्टेंट रहता है ब्लीडिंग। ओके, नेक्स्ट है सडन एपिस्टेक्सिस। सडन एपिस्टेक्सिस में क्या रहता है, कभी भी हो जाता है ये ब्लीडिंग, एनी टाइम, और चिल्ड्रंस के एक्टिविटीज़ के कारण देखा गया है, जैसे कि नोज प्रिकिंग के कारण, या फिर कोई एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी एस्पिरेट कर दिया है बच्चा, तब हो सकता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक एपिस्टेक्सिस। जो क्रॉनिक एपिस्टेक्सिस है
वो 6 मंथ तक के कंटिन्यू भी हो सकता है। ये कोई किडनी लिवर डिसीज़ के कारण या फिर वेस्कुलर मालफॉर्मेशन के कारण, या फिर हो सकता है कोई कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, उसके कारण भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ मेडिकेशंस के कारण भी हो सकता है। और नेक्स्ट 5th है, लास्ट एंड द लीस्ट, हैवी एपिस्टेक्सिस। इसमें क्या होता है, एपिसोड वाइज एपिस्टेक्सिस होता है, ब्लीडिंग होता है मतलब। और ये वाला जो है हैवी एपिस्टेक्सिस में ही हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट दे करके इसे ठीक कर सकते हैं। ओके, और इसमें तुरंत फर्स्ट एड मैनेजमेंट इसको रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। इसमें डिजीनेस, जैसे कि चक्कर आएगा, फेंटिंग और वर्टिगो, कन्फ्यूजन रहेगा पेशेंट को क्योंकि उसको ऑफकोर्स चक्कर आ रहा है और कमज़ोरी भी लगेगी, वीकनेस लगेगा, और नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है तो एंजाइटी लेवल भी हाई हो जाएगा। आप यहाँ पे एंजाइटी भी लिख सकते हैं। और डार्क ब्लीडिंग या फिर ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी, पेशेंट को हेडेक भी होने लगेगा। ओके, और वो चक्कर खा के गिर भी जाते हैं कई पेशेंट। और डिसपनिया, उन्हें ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में जो ब्लड का प्रेशर है हाइपोटेंशन में हो जाएगा, पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा। ओके, और शॉक के कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे साइनसाइटिस, रेनाइटिस हो सकता है पेशेंट में। और अनीमिया देखने को भी मिलेगा क्योंकि ब्लीडिंग हो गया है तो बॉडी में आरबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा, तो उसके कारण अनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम देखेंगे जो फिजिकल एग्जामिनेशन है और हिस्ट्री टेकिंग है, मैंने उसे नहीं लिखा है, आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। जैसे मैंने मेन लिखा है, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करेंगे पेशेंट का कि हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन में तो पेशेंट नहीं चला गया है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे पेशेंट का, इन्फेक्शन तो नहीं है, और ब्लड का अमाउंट देखेंगे कितना है। ओके, और डब्ल्यूबीसी का काउंट देखेंगे। हम कोएगुलेशन स्टडीज़ करेंगे, इसमें ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम देखेंगे। अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट हम एंजियोग्राफी करेंगे, विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स को, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ही प्रॉब्लम हो रही है। एमआरआई, एक्सरे, एंडोस्कोपी, ये सब भी करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एड मैनेजमेंट देखेंगे, और हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए और रहेगा कि टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और उसके लिए हम सबसे पहले पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। वो होना चाहिए कि सिटिंग पोजीशन एंड लीन फॉरवर्ड। जो पेशेंट का हेड है उसको सामने की ओर झुकाएंगे। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग उसको बाद में सेमी फॉलोअर पोजीशन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमको कभी भी सुपाइन पोजीशन या फिर फ्लैट पोजीशन कभी भी नहीं देना है। पेशेंट के सर को ऊपर साइड भी नहीं झुकाना है, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे। और हम अगर ऐसा करते हैं, पेशेंट के सर को बैक साइड करते हैं, अगर बैक साइड एलिवेट करते हैं तो एस्पिरेशन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ब्लीडिंग जो इन्फेक्टियस वाला जो स्टेराइल नहीं है, साफ़ नहीं है, वो जो ब्लड अंदर बॉडी में चला जाएगा तो इन्फेक्शन और इंक्रीज हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट करना है हमको, ठीक है। और नेक्स्ट है, हमको पेशेंट को बोलना है कि माउथ से ब्रीथिंग करें, माउथ से सांस लेने के लिए मुंह से सांस लें, और नोज़ को पिंच करना है, जो वहाँ पर का सॉफ्ट पार्ट रहता है नोज़ का, वहाँ पर को पिंच करना है, और 5 to 20 मिनट्स तक के वैसे ही रखना है, और माउथ से ही उसको सांस लेने के लिए बोलना है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, डू नॉट लाई ऑन द फ्लैट और पुट बिटवीन द लेग। और पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे सुपाइन पोजीशन सुलाना नहीं है, सुपाइन पोजीशन बिल्कुल भी नहीं देना है, और ब्लो भी नहीं करना है,
ब्लो मतलब कि फूंकना नहीं है उसके नाक में या फिर माउथ में कि ब्लड रुक जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी करके नाक में ब्लो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और पुट लेग बिटवीन, दोनों लेग के बिटवीन में, जैसे बचपन में मुर्गा बनते थे, स्कूल में सब बने होंगे या फिर नहीं भी बने होंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को देखे होंगे आप कि मुर्गा बना दिया जाता था पनिशमेंट के तौर पे। बट ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी वैसा पोजीशन नहीं प्रोवाइड करना है। कई जगह देखा गया है कि वैसा पोजीशन देते हैं, बट वैसा पोजीशन बिल्कुल नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट है आइज का कंप्रेशन दे सकते हैं आप उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है आइज। और स्मॉल गॉज पैड से भी हम उसे दबा करके थोड़ा देर रख सकते हैं। और ये सब होने के बाद रीएश्योरेंस देना है कि आप ठीक हो चुके हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये इसका कॉज क्या है और ये ब्लीडिंग कौन सा है, कौन से टाइप का ब्लीडिंग है। ओके, और हिस्ट्री कलेक्शन वो सब आइडेंटिफाई करते हैं और डायग्नोसिस जितना भी हुआ है वो सबको असेस करते हैं। देन ट्रॉटर्स मेथड करेंगे, जो लिटिल्स एरिया होता है उसको पिंच करेंगे 5 मिनट्स तक के लिए, जो हमने फर्स्ट एड में भी देखा था, उसे बोलते हैं ट्रॉटर्स मेथड, जैसे इमेज में देख रहे होगे। ओके, नेक्स्ट है नेजल पैकिंग करेंगे, और जैसे इमेज में देख रहे होगे पूरा नोज़ का जो एरिया है, कैविटी है, वहाँ पर पूरा फिल कर देते हैं। नेक्स्ट अप्लाई वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट्स, इसके बारे में हम नीचे डील करेंगे। इलेक्ट्रोकैटराइजेशन करेंगे। ओके, हाँ, अब हम एंटीरियर और पोस्टीरियर का अलग अलग मैनेजमेंट देखेंगे। जैसे एंटीरियर में सिल्वर नाइट्रेट, जो एक वैसे कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट होता है, उसको यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोकैटराइजेशन के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोकैटराइजेशन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करके जो नोज़ के अंदर हैमरेज हुआ है, जहाँ पर के ब्लड वेसल्स बर्स्ट आउट हो गए हैं, वहाँ पर को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। जैसे कि लेज़र से भी अगर कोई सर्जरी करते हैं तो अगर ट्यूमर या फिर कुछ का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ पर को बर्न करते हैं ना, वैसे ही। और इलेक्ट्रोकैटराइजेशन ट्यूमर और लेशन जो फॉर्मेशन हो गया उसको भी बर्न आउट करते हैं, और ये कुछ वीक्स में पेशेंट हील हो जाता है पेशेंट का। और इसको एनेस्थीसिया के अंडर में देते हैं, मतलब सेंसेशन को लॉस कर देते हैं पहले उस एरिया का, उसके बाद ही ये प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टॉपिकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन से मेडिसिन है, एड्रेनलिन है, क्रियानिन है, फिनेलेफ्रिन है। ओके, ये सारे हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए मेडिसिन्स। ओके, नेक्स्ट है पोस्टीरियर में क्या करेंगे। पोस्टीरियर में नेजल पैकिंग करेंगे विथ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन सॉल्यूशन के इससे। नेजल पैकिंग का आप इमेज देख सकते हैं। और देन कॉटन टैम्पन्स करेंगे। कॉटन टैम्पन्स का भी मैंने इमेज लगाया हुआ है, वो इमेज में आप देखिए कॉटन टैम्पन्स कैसे शेप में रहते हैं, और उसको पूरे नोज़ में नहीं डालते बट उसको नोज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं, और ये कॉटन से बना रहता है, तो ये ऑफ कोर्स ब्लीडिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टॉप कर देता है जो भी आगे ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन सॉल्यूशन भी उसमें लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट है सक्शन करेंगे, जो भी ब्लड का क्लॉट रह गया है उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट एम्बोलाइजेशन ऑफ द आर्टरी, मतलब कि इसमें रेडियो वेव्स जो होते हैं, जैसे एक्स वेव्स, यूवी रेज होते हैं, गामा रेज, इसके थ्रू एम्बोलाइज कर देते हैं जो भी आर्टरीज है वहाँ पर को, मतलब कि जो भी ब्लड वेसल्स में से मतलब ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पर को ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं कुछ टाइम के लिए। नेचुरली जो
पार्टिकल्स डाले जाते हैं इसमें रेडियो वेव्स के थ्रू आर्टरीज में, और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक सके। नेक्स्ट है लिगेशन ऑफ द इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी, इसको हम कार्डविल स्लो एंट्रोस्टोमी भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये एक सर्जरी है, मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें हम सील जो आर्टरीज है उनको सील कर देते हैं। ठीक है, सील मतलब पैक कर देते हैं, समझ सकते हैं आप। सील करके वहाँ पर का एरिया को, मतलब वो ब्लड वेसल्स को ऑपरेट कर देते हैं कि वो वहाँ से ब्लड निकले ही ना। तो ये क्या होता है, इसमें रिकरेंट जो हो रहा था, बार बार जो ब्लीडिंग हो रहा था, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर फर्दर ये बाद में वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लो नहीं करना है, नाक या मुंह में अगर कुछ चला जाता है तो हम जनरली क्या करते हैं, बच्चों के में अगर मुंह में कुछ अटक गया हो तो हम ब्लो कर देते हैं, फूंकते हैं मुंह के अंदर या फिर नाक में, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और कोई भी चीज़ प्रिक नहीं करना है, ना नोज प्रिकिंग करना है, ना अगर नाक में कुछ गया है तो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट अंदर नोज़ और माउथ के अंदर नहीं डालना है। स्पेशली नोज़ के अंदर बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, क्योंकि नोज़ इनसाइड से। और या फिर हम देख सकते हैं कैसे प्रिवेंट करें, स्नीजिंग, जब हम छींकते हैं तो माउथ को ओपन करके रखना है, कभी भी मुंह को बंद करके नहीं छींकना है। ठीक है, और बॉवेल मूवमेंट, जैसे बॉवेल मूवमेंट कैसे, कॉन्स्टिपेशन अगर होता है किसी पर्सन को तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, और प्रेशर नोज़ के वेसल्स में भी प्रेशर जाता है, हमको पता नहीं चलता बट होता है। ओके, तो जो बॉवेल मूवमेंट है उसको लूज रखना है, या फिर नोज़ में ज़्यादा प्रेशर ध्यान देना है, उधर प्रेशर ब्लड प्रेशर नहीं करना है। ओके, अब नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।